आइए आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर अंग्रेजी में हम देखें तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए, आवेश शब्द जो है इसका मतलब ये होता है, तो आवेश के बारे में अगर हम बहुत गंभीरता से विचार करें तो आवेश का मतलब होता है एक तरह से भावना। भावना का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो किसी दूसरे के प्रति उसमें कुछ न कुछ उसके प्रति भावना है। तो जब कोई वस्तु जिसमें आवेश होता है, जिसको हम अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, तो जो दूसरी वस्तु है उसके प्रति कुछ न कुछ अपना प्रभाव दिखाता है। जैसा हमने आपको साधारण भाषा में मनुष्य के प्रति अगर देखा तो देख करके बताया कि भावना। तो आवेश उसी प्रकार से है जो निर्जीव में है, सजीव में भी हो सकता है आवेशित पार्टिकल हमारे शरीर में हो, लेकिन कहने का मतलब हमारे पास ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो दूसरे के प्रति कुछ भावना रखता है। जैसे हम जीवित अपने आप को लेकर के कहते हैं, अब वो भावना में उसके प्रति अच्छी भावना भी हो सकती है और बुरी भावना भी हो सकती है। तो इसी प्रकार अगर हम आवेश की बात करें तो ये तो निर्जीव है, इसको तो ये समझ है नहीं, तो ये अपनी भावना को आकर्षण या प्रतिकर्षण के प्रति दिखा करके अपनी भावना को प्रकट करता है। इस बात को समझिए। तो आवेश क्या है उसके बारे में हम समझ लिए। ये आवेश का मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसा है जिसके कारण किसी दूसरे कण को या किसी दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करता है और या तो प्रतिकर्षित करता है, तो हम इसे आवेश कहते हैं। और ये जो भावना, जैसे हम लोग हैं तो हमारी भावना अपने घर के प्रति सीमित हो अगर, तो जहाँ तक सीमा है उस भावना की कि उसके आगे हम उसको नहीं सोच सकते हैं, तो वो उसका क्षेत्र हो जाता है। तो अब आवेश की अगर बात करें तो आवेश जहाँ तक आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर सकता है तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। सीधी सीधी बात। जैसे क्षेत्र का मतलब मैदान समझ लीजिए। इसको और साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो क्रिकेट के मैदान में अगर आप जाते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं तो एक लाइन खींच दी जाती है कि इस लाइन के अंदर तक ही एक खेल का मैदान है, यानी क्रिकेट की फील्ड है। कहते नहीं फील्डिंग सजा लो, तो फील्ड को ही हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। अभी हमने अंग्रेजी में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वो गेंद जहाँ तक उसकी सीमा है उस पूरे क्षेत्र को क्रिकेट की फील्ड कहेंगे। तो इसी प्रकार आवेश की सीमा जहाँ तक है, जहाँ तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस पूरे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो हमारी समझ से आपको ये बात थोड़ा सा समझ में आई होगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हैं और पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है भूमिका। भूमिका को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन बोलते हैं, कि मतलब हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह पढ़ेंगे, उस आधार को इस यहाँ पर बताया जाता है, इसको कहते हैं भूमिका। तो कह रहा है हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में, यानी जब गर्मी का मौसम होता है, स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने तथा चिंगारियां देखने का अनुभव होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, रात में अगर हम लोग साल या कंबल ओढ़ लेते हैं तो पैर इधर उधर करते हैं तो चिंगारी के साथ चट चट की आवाज़ आती है। महिलाओं के वस्त्रों जैसे पॉलिएस्टर साड़ी के साथ तो ऐसी घटना होना प्रायः अनिवार्य होता है। तो पॉलिएस्टर नामक एक पदार्थ होता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो उसकी अगर साड़ी बनी होती है तो
अगर कोई लेडीज पहनती है तो हाथ इधर उधर खिसकता है तो चट चट की आवाज़ आती है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है। विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना होता है। तो विद्युत विसर्जन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक है, बिजली है हमारी, वो किसी चीज़ से आपस में टकरा करके खत्म हो जाए तो उसको विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो हमने आकाश में देखा होगा कि बड़ी चमक के साथ आवाज़ आती है, विशेष करके बादल जब होते हैं तो उसको बिजली का गरजना या गर्जन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि विद्युत विसर्जन का एक अन्य उदाहरण, सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के साथ तड़ित दिखाई देना। और विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के साथ उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। तो ये अनुभव तो आपने शायद ना किया हो, लेकिन फिर भी जब हम कार में बैठे रहते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं या बस की सीट पर खिसकते हैं तो उसमें जो लोहे की छड़ है उसको अगर पकड़ लें तो कुछ थोड़ा बहुत विद्युत के झटके अनुभव होता है। परंतु ये अनुभव हमने नहीं किया, लेकिन ये जो साल और कंबल के चट चट की आवाज़, ये तो हमने अनुभव किया है। इन अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर अन्य उन विद्युत आवेशों का विसर्जित होना है जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। तो अब बात समझिए, रगड़ के कारण कह रहा है। तो जैसे अगर किसी मेज पर कोई सरसों के दाने रखे हों तो सरसों के दानों को हम पकड़ करके वहाँ से हटा सकते हैं हाथ से। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जो हमारे पास वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ को रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे लाही यानी सरसों के दाने हट जाते हैं हमारे हाथ से हटाने से, तो रगड़ से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो जो उदासीन परमाणु है हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है। तो इसीलिए उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है और जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है उसको वो दूर भगाना शुरू कर देता है, यानी प्रतिकर्षण। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोटॉन है यानी धन आवेश है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ऋण आवेश की ज़रूरत है। तो अगर उसके पास धन आवेश लाया जाएगा तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। वही चीज़ हम भी करते हैं, जो चीज़ हमको ज़रूरत है उसको दुकान से खरीद लाते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर का कूड़ा करकट, उसको दूर फेंक देते हैं। तो जो हम करते हैं वही आवेश भी करता है, समझ का केवल फर्क है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। तो वही कह रहा है कि जब विद्युत पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं चार्ज, तो जब हम अपने शरीर से उसको टच करते हैं तो हमारे शरीर में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में चले जाते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी उतने इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको फिर से उदासीन कर देते हैं, यानी वो डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे हमारे पास बैटरी है तो उसके धन और ऋण आयन, धन वाली प्लेट होती है और ऋण वाली प्लेट होती है, तो उसमें चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो कहते हैं कि बैटरी चार्ज हो गई। अब अगर धन वाला ऋण प्लेट की तरफ चला जाए, ऋण वाला धन प्लेट की तरफ, तो एक दूसरे को उदासीन कर देगा, क्योंकि धन ऋण मिल करके उदासीन हो जाएंगे। तो कहेंगे कि बैटरी अब हमारी डिस्चार्ज हो गई, यानी उदासीन हो गई। तो शरीर से रगड़ के कारण ये आवेश जो है विसर्जित हो जाता है। आपने यह भी सुना होगा कि यह वैद्युत आवेश स्थिर वैद्युत के उत्पन्न होने के कारण है। अब देखिए, वैद्युत आवेश को स्थिर वैद्युत कह रहा है। स्थिर वैद्युत का मतलब है कि आवेश एक जगह स्थिर है, जैसे हमारे शरीर में स्थिर है, तो इसलिए स्थिर वैद्युत कह रहा है। जैसे हमारे घर में जो बिजली के तार हैं, इनमें आवेश दौड़ रहा है, तो ये गतिज वैद्युत है, और हमारे शरीर में जो है ये स्थिर वैद्युत है, किसी वस्तु में है वो स्थिर वैद्युत है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य है सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिमय नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि समय शब्द वैज्ञानिकों ने खोजा, तो समय शब्द का मतलब क्या होता है इसको हम आपको समझा देते हैं।
तो समय का मतलब है कि संसार परिवर्तनशील है। जैसे हम कभी बच्चे थे, आज जवान हैं, कभी बूढ़े होंगे। यही नियम आपके लिए लागू होता है, यही नियम संसार में हर चीज के लिए लागू होता है। तो परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए कि आज क्या परिवर्तन है, कल क्या परिवर्तन होगा, तो समय जैसी चीज का उत्पत्ति हुई। तो समय हमको ये बताता है कि परिवर्तन की दर क्या है। तो वही कह रहा है कि अगर समय के साथ कोई चीज परिवर्तित या गति में नहीं है तो उसको हम स्थिर कहेंगे, ये कहने का मतलब है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब इसमें हम उस विद्युत यानी उस आवेश की बारे में पढ़ाई करेंगे जो एक जगह पर स्थिर है, गतिमान नहीं है। अब देखिए आगे आ जाता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व हम इस तथ्य की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो एम्बर नाम की एक क्षण है जब ऊन या किसी रेशमी वस्त्र में उसको रगड़ दिया जाता है तो वो किसी वस्त्र को, जैसे आपको साधारण तौर पे प्रैक्टिकल करना है तो कंघी अपने बालों में रगड़िए और कागज के छोटे टुकड़े रखिए, उसको ऐसे टच करिए तो कागज के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि कंघी हमारी उदासीन थी, जब हमने उसको बालों में रगड़ा तो या तो बालों के इलेक्ट्रॉन या कंघी के इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए या बालों के इलेक्ट्रॉन कंघी में आ गए, कुल मिलाकर के कंघी आवेशित हो गई। तो आवेश के कारण वो अपने विपरीत आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसी कारण से हमारे जो टुकड़े हैं कागज के उसमें चिपक जाते हैं। तो ग्रीस देश के मिलेट्स के निवासी थेल्स को जाता है। तो थेल्स नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने विद्युत आवेश का जो है बारे में बताया था। तो खोज का श्रेय थेल्स को जाता है। कहाँ के निवासी हैं इससे कोई मतलब। थेल्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत आवेश की खोज की थी। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। तो आविष्कार जो दुनिया में ना हो वो बना देना, जैसे मोबाइल दुनिया में नहीं था, इसको बनाया गया तो ये आविष्कार होगा। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये दुनिया में थे तो इसका मतलब हमें पता नहीं था कि हैं, तो उनको जान गए तो उसको खोज कहते हैं। तो खोज और आविष्कार दोनों बातें समझिए। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीक की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ एम्बर है। ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं तो इनके बारे में ज़्यादा हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, बस एनसीईआरटी में लिखा है तो इसको समझते चलिए। उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोली, कोई सरकंडे पदार्थ होगा तो सरकंडे की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों और आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते थे। आप इस प्रकार के प्रभाव का अनुभव अपने घर पर निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि घर में अगर आप करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। सफ़ेद कागज की लंबी पतली पट्टियां काटकर उन पर धीरे से इस्त्री कीजिए। इस्त्री का मतलब जो प्रेस जिससे करते हैं कपड़ों में। इन पट्टियों को टेलीविजन के पर्दे अथवा कंप्यूटर के मॉनिटर के निकट लाइए। आप देखेंगे कि पट्टियां पर्दे की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो ये तो बहुत कठिन प्रैक्टिकल हो गया। कंघी बालों में घिस करके आप छोटे छोटे टुकड़े कागज के लीजिए, वो देखिए आकर्षित हो जाते हैं। वास्तव में वे कुछ क्षण इस पर्दे से चिपकी रहती हैं। आप देखिए गंभीरता से इस बात को समझिए कि वो कुछ क्षण के लिए पर्दे से चिपकी क्यों रहती हैं। कुछ क्षण के लिए इसलिए चिपकी रहती हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसमें कमी है उसमें चले जाते हैं। तो जब वो उदासीन हो जाते हैं तब वो अपने आप गिर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने ज़रूरत थे उतने उसको मिल गए, तो अब उससे क्यों चिपका रहेगा।
उसकी जरूरत पूरी हो गई तो छूट गया। और यही प्रक्रिया देखिए नर और मादा में आकर्षण की भी होती है। आकर्षण भी जैसे चार्ज में आकर्षण होता है वैसे नर और मादा में भी होता है। तो भगवान ने या प्रकृति ने, जिसको भी आप मानते हैं, जो कुछ भी है उसमें जो कुछ भी बनाया गया है सब कुछ लगभग एक ही तरह है। आप समझने का प्रयास करिए, बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यह भी प्रेक्षित किया गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ध्यान दीजिए जरा सा, कह रहा है यह भी प्रेक्षित किया गया है कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को, अब देखिए दोनों कांच की छड़ की बात कर रहा है, तो रेशम और ऊन में जब रगड़ेंगे तो इसमें या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, क्योंकि दोनों कांच की हैं। तो जब दोनों कांच की रहेंगी तो या तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या तो दोनों में कमी होगी। अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसीलिए जब दोनों क्षणों को पास में लाएंगे तो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वही कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इसका मतलब दोनों में धनावेश आ जाएगा। तो दोनों क्षणों को पास में लाएंगे तो सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। कितना सीधी सीधी बात है। अब देखिए चित्र 1.1a, तो इसको देख लेते हैं। चित्र 1.1a, तो यहाँ पर देखिए रेशम का ये धागा है, इसमें एक छड़ को जो है ये लटकाया गया है, एक छड़ को लटकाया गया है। और इस छड़ में देखिए धन चार्ज है, धन चार्ज है इसमें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये धन चार्ज है। देखिए रेशम का धागा से ये एक छड़ लटकाई गई है, प्लास्टिक की छड़ है। तो ये जो है धन आवेश है और ये कांच की छड़ में भी धन आवेश। तो जब इनके पास लाया जाता है तो धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए तीर दूर की ओर ये जो किया गया है, तो ये दूर की ओर जो तीर का निशान है हमको बता रहा है कि इससे ये दूर जाएगी। इसमें देखिए ऋण आवेशित है, रेशम के धागे से इसको भी लटकाया गया। प्लास्टिक की छड़ है, ये दूसरी प्लास्टिक की छड़ है, ये भी ऋण आवेशित है, ये भी ऋण आवेशित है। अगर ये ऋण आवेश बहुत छोटे होने का न दिख रहा हो तो आप एनसीईआरटी की बुक में अपने देखिए। तो ये ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित है। जब ये ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि सजातीय आवेश है एक ही प्रकार के। तो दूर के लिए देखिए तीर दूर की ओर बनाया गया है कि दूर भागेगा। इसमें देखिए इस चित्र में क्या है, ये कांच की छड़ है, ये प्लास्टिक की छड़ है, इसमें धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है। तो ये अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, धन और ऋण। ये विजातीय आवेश है, यानी अपोजिट चार्ज हैं। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए तीर का निशान इस तरह लगाया गया है कि ये इसके पास आ रही है, यानी आकर्षित कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि ये धन, जैसे यहाँ पर धन था, ये धन थे, तो यहाँ पर सरकंडे की गोलियां हैं, ये धन है, ये धन है। तो देखिए इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, बीच की दूरी बता रही है कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। यहाँ पर भी देखिए ऋण आवेशित है, ये ऋण आवेशित है, एक दूसरे से दूर बनाई गई हैं। इसका मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण लगता है। यहाँ पर देखिए ये धन आवेशित है, ऋण आवेशित है। धन और ऋण यानी विजातीय आवेश हैं, अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए देखिए गोलियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि इनके बीच की दूरी कम है, यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। तो चित्र किस प्रकार से बनाए गए हैं इसको भी समझना बहुत ही बारीकी का काम है। तो देखिए लिखा है छड़ें तथा सरकंडे की गोलियां सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चित्र में हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा ऊन की वे लड़ियां अथवा रेशम के कपड़े के वे टुकड़े जिनसे इन क्षणों को रगड़ा गया था वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऊन के कपड़े या लड़ियां
अगर उनको आपस में एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कपड़े में या तो इलेक्ट्रॉन आ गए या उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो दोनों कपड़ों में या तो धन आवेश है या ऋण आवेश है। तो सजातीय आवेश होने के कारण कपड़े भी प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, और समान आवेश के कारण कांच की छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, कांच की छड़ यानी अब देखिए छड़ और ऊन की बात आ गई, तो जो रगड़ी गई है जिसपे, तो उसी का इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया है, तो जैसे बात है एक में धन आवेश होगा दूसरे में ऋण आवेश होगा। तो जब कपड़े और ऊन या कपड़े जो भी हैं उनको जब कांच की छड़ के पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, सीधी सीधी बात है। इसी प्रकार बिल्ली की समूर से रगड़ी हुई दो प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे बात, दोनों प्लास्टिक की छड़ें बिल्ली की समूर या मालिक खाल जो भी हो, हमसे बात से मतलब नहीं, हमें सिद्धांत समझने से मतलब है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब रगड़ी गई तो जाहिर सी बात है कि दोनों छड़ें रगड़ी गई, तो दोनों छड़ों में समान आवेश है, तो इसलिए प्रतिकर्षित कर रही हैं, क्योंकि इनसे या तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो धन आवेशित हुई होंगी, या इलेक्ट्रॉन इनके पास आया होगा तो ऋण आवेशित हुई होंगी। कुल मिला के दोनों समान आवेश वाली होंगी, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच की छड़ को आकर्षित करती हैं। अब जैसी बात है प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ की बात हो रही, तो प्लास्टिक अलग चीज़ है, कांच अलग चीज़ है। इसका मतलब कांच में अलग आवेश आया होगा, प्लास्टिक में अलग आवेश आया होगा, और विपरीत आवेश हैं यानी एक दूसरे के अपोजिट चार्ज हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। 1.1 का सी विकल्प ये जो दिखा रहा है ये आकर्षित करती हैं। चित्र अभी हमने देख लिया है। तथा सिल्क अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया है था को प्रतिकर्षित करता है। देखिए, सिल्क और अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था को प्रतिकर्षित करता है, यानी इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच की छड़ों को आकर्षित करती हैं। चित्र 1 तथा सिल्क अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये सिल्क और ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था तो उसको ये प्रतिकर्षित करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि विपरीत चार्ज होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। कांच की छड़ समूर को प्रतिकर्षित करती है, जो कांच की छड़ है वो समूर को प्रतिकर्षित करेगी, और सिल्क या ऊन है जो वो कांच की छड़ों को प्रतिकर्षित करता है। तो कहने का मतलब कि अगर अपोजिट चार्ज उत्पन्न हुआ है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और अगर सेम चार्ज एक दूसरे के पास लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये पूरे सिस्टम में ये जितना भी पढ़ा उसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि समूर से रगड़ी हुई किसी प्लास्टिक की छड़ को रेशम अथवा नायलॉन के धागों से लटकी हुई दो छोटी सरकंडे की गोलियों, जिनको आजकल हम पॉलीएस्टरीन की गोलियां भी उपयोग कर सकते हैं, तो सरकंडे की गोलियों की जगह आजकल पॉलीएस्टरीन की गोलियां भी उपयोग में ला सकते हैं, से स्पर्श करा दें तो ये गोलियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब देखिए यहाँ पर बारीकी से समझिए। कह रहा है यदि समूर से रगड़ी हुई किसी प्लास्टिक की छड़ को रेशम अथवा नायलॉन के धागे से लटकी हुई दो सरकंडे की गोलियां, जो अभी हमने ऊपर देखा, से स्पर्श करा दें, तो जाहिर सी बात है जब स्पर्श करा देंगे तो उनका कुछ आवेश सरकंडे की गोलियों में आ जाएगा, और चूंकि दोनों में समान आवेश आ जाएगा तो इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि प्लास्टिक की छड़ है, उसको रेशम और नायलॉन के धागों से लटकी हुई दो सरकंडे की गोलियां उनमें टच करा दिया, तो जो प्लास्टिक की छड़ थी उसमें जो आवेश था वो सरकंडे की गोलियों में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि छड़ को दोनों में स्पर्श कराया जाता है तो दोनों में समान आवेश होगा, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अभी चित्र 1.1D में हम लोगों ने देख लिया। तथा स्वयं छड़ से भी प्रतिकर्षित होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि छड़ में जो आवेश होगा वही तो सरकंडे की गोलियों में जाएगा,
तो जाहिर सी बात है छड़ में भी वही आवेश है जो सरकंडे की गोली में है, तो समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो छड़ को भी प्रतिकर्षित करेगा। कौन सी इसमें नई बात है। यही प्रभाव उस समय भी दिखाई देता है जब सरकंडे की गोलियों को रेशम से रगड़ी कांच की छड़ से स्पर्श कराते हैं। चित्र 1.1 तो यही चीज जब सरकंडे की गोलियों को रेशम से रगड़ करके कांच की छड़ से स्पर्श कराते हैं तो यही प्रभाव देखने को मिलता है। चित्र 1.1 में दिखाया गया है। ये देखिए ई वाला चित्र, इसमें भी प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो चित्र बनाए गए हैं उन्हीं के बारे में हमको बता रहा है। आप देखिए यह एक नाटकीय प्रेक्षण है कि कांच की छड़ से स्पर्श की हुई सरकंडे की गोली दूसरी प्लास्टिक छड़ से स्पर्श की गई सरकंडे की गोली को आकर्षित करती है। तो देखिए अब कांच की छड़ अलग हो गई और प्लास्टिक की छड़ अलग अलग हो गई, तो इसका मतलब एक में दूसरा आवेश है, एक में दूसरा आवेश है, इसीलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो आकर्षण के लिए यह चित्र में देखिए प्लस और माइनस लिखा गया है, इसमें माइनस इसमें प्लस, इसका मतलब आवेश विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो ये एफ चित्र में वही दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है वर्षों के प्रयास तथा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों एवं उनके विश्लेषण द्वारा सरल प्रतीत होने वाले ये तथ्य स्थापित हो पाए। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानी पूर्वक अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं और यह केवल दो प्रकार के ही हो सकते हैं। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण का खेल चल रहा है ये वैद्युत आवेश के कारण होता है और ये केवल दो प्रकार के ही हो सकते हैं। वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल दो प्रकार ही होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम समूह, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युतमय हो गए हैं, यानी उनमें विद्युत चार्ज यानी विद्युत आवेश आ गया है। रगड़ने पर ये वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। सरकंडे की गोलियों पर किए गए ये प्रयोग यह सुझाते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो ही काम हो रहे हैं, एक आकर्षण दूसरा प्रतिकर्षण। तो जब दो प्रकार के काम हो रहे हैं तो आवेश भी दो ही प्रकार के होंगे। तो वही कह रहा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा हम यह पाते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्रयोग यह भी प्रदर्शित करता है कि स्पर्श करने पर आवेश छड़ के सरकंडे की गोलियों में स्थानांतरित हो जाता है। यह कहा जाता है कि सरकंडे की गोलियां स्पर्श द्वारा विद्युतमय अथवा आवेशित यानी आविष्ट होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं दूसरे से तो आवेश एक वस्तु से उतर करके दूसरे में चला जाता है यानी स्थानांतरित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि यह कहा जा सकता है कि सरकंडे की गोलियां स्पर्श द्वारा विद्युतमय अथवा आवेशित यानी आविष्ट होती हैं। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, यानी एक धन है एक ऋण है, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरी तरह है दूसरा दूसरी तरह है। तो अगर दो एक ही जगह कुछ दूरी पर रख दिए जाएं तो एक ध्रुव माइनस हो जाएगा यानी ऋणात्मक, एक ध्रुव धनात्मक हो जाएगा। तो इसी को ध्रुवणता कहते हैं या ध्रुवता कहते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये बात समझने की जरूरत है। अब देखिए नीचे कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है। तो जाहिर सी बात है कि जब रेशम से छड़ को रगड़ेंगे तो हमने आपको बताया कि जैसे मेज पे कोई चीज़ रखी हो तो हाथ से रगड़ के उसको साफ कर देते हैं तो हट जाती है। तो जब रेशम में कांच की छड़ रगड़ते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन हट करके कांच की छड़ में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, या ये कह सकते हैं कि कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन
रगड़ द्वारा रेशम में चले जाते हैं, तो हमारी कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। कुल मिला के आवेश का आदान प्रदान होता है। तो जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है तथा रेशम दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करती है। कौन सा आवेश अर्जित करती है हमें नहीं पता है। यह उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है जो विद्युतमय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। यह सब में लागू होगा, जिसको भी रगड़ेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो इसी प्रकार से आवेश का आदान प्रदान होता है। अब यदि विद्युतमय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था, तो वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है अब यदि विद्युतमय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था, तो वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसा कि ये विद्युतमय होने पर करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि रेशम से जब छड़ को रगड़ा जाता है तो विद्युतमय हो जाती है, तो विद्युतमय होने पर वो जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब कह रहा है कि अब यदि विद्युतमय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था, तो वे अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसा कि वे विद्युतमय होने पर करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब विद्युतमय नहीं रहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जितनी अधिकता होगी वो चले जाएंगे, फिर उदासीन हो जाएगा, तो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और बारीकी से समझिए कि जब रेशम से कांच की छड़ को रगड़ा गया था तो दोनों में आवेश का आदान प्रदान हुआ था। उनमें से कोई धनावेशित हुई थी, कोई ऋणावेशित हुई थी। अब अगर उनको फिर से हम संपर्क में ले आए तो जो जिसके पास जितना आवेश था वो एक दूसरे के पास अपना चला जाएगा और दोनों उदासीन हो जाएंगे। तो जब उदासीन हो जाएंगे तो क्यों आकर्षित करेंगे? तो उसी लिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए बारीकी से पढ़िए कि अब यदि तंतुमय विद्युतमय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था, तो जब विद्युतमय है उसको संपर्क में ले आएंगे तो आवेश का आदान प्रदान होकर के दोनों फिर उदासीन हो जाएंगे, तो वे अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। जब उदासीन हो जाएंगे तो अब क्यों आकर्षित करेंगे? ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, जैसा कि विद्युतमय होने पर करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब रगड़ा गया था तो दोनों में आवेश का आदान प्रदान हुआ, तो एक धनावेशित हो गई, एक ऋणावेशित हो गई, यानी विपरीत आवेशित हो गई। धन ऋण ना कह के हम ये कहें विपरीत आवेशित हो गई, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, दूसरी वस्तुओं को भी आकर्षित कर रही थी। अब जब उनको फिर संपर्क में ले आया गया तो जो जिसके पास आवेश जितना था उसने अपना अपना ले लिया, तो दोनों फिर अनावेशित हो गए, तो अब वो किसी को आकर्षित नहीं करेंगे। अब देखिए कह रहा है इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। तो अगर रगड़ी गई वस्तुओं को आपस में संपर्क में ले आया जाए तो जो जिसके पास जितना आवेश था वो उसके पास चला जाता है और दोनों उदासीन हो जाते हैं, यानी आवेश लुप्त हो जाता है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश यानी एक दूसरे के विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं विपरीत आवेश, इसीलिए आवेशहीन हो जाता है। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा था। अब चूंकि उनके स्वभाव विपरीत है, तो स्वभाव विपरीत होने के कारण फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इनको धन और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक कह दिया। एक को कह दिया पॉजिटिव है, दूसरे को कह दिया ऋणात्मक। हम जानते हैं कि जब हम किसी धनात्मक संख्या को उसी परिणाम की ऋणात्मक संख्या से जोड़ते हैं तो योगफल शून्य होता है। देखिए गणित में भी वही चीज आ गई
जो आवेश कर रहे हैं वही गणित में हो रहा है कि धन और ऋण को जोड़ो तो 0 हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं बचता। तो विपरीत आवेश एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो सब कुछ 0 हो जाता है, यानी कोई आवेश नहीं बचता है। आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम देने के पीछे भी यही तर्क होगा। तो धन और ऋण का नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे क्या सिस्टम होगा, उसको भी जो है बता दिया कि यही तर्क हो सकता है। अब देखिए, परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ तथा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है। परिपाटी का मतलब जैसा चलन में चला आ रहा है, वैसे हिसाब से हम लोग भी मानते हैं कि कांच की छड़ तथा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक छड़ तथा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब हम किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युत में अथवा आवेशित कही जाती है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे हम अनावेशित कहते हैं। ठीक ना? तो इस बात को समझना है कि किस पर कौन सा आवेश है। पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमने अंडरलाइन कर लिया है इंटर के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। अब आगे हमारा आ जाता है विद्युत तथा चुंबकत्व का एकीकरण। तो आज लेक्चर काफ़ी हो चुका है। अब विद्युत तथा चुंबकत्व का एकीकरण हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।